वालेकुम, खुशामदीद। हमारी क्लास का 6वां दिन, डे 6। सबक शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। इस सबक के मुसन्निफ मुनव्वर राना। इससे पहले की क्लास में हमने हिस्से अव्वल का मतलब पढ़ा था, उसके अल्फाज के मायने पढ़े थे और चंद सवालात व जवाबात पढ़े थे। आज हम शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, इसके दूसरे हिस्से का मतलब पढ़ेंगे, चंद अल्फाज के मायने पढ़ेंगे, दूसरे हिस्से के अहम नुकात पढ़ेंगे और चंद सवालात व जवाबात पढ़ेंगे। शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, मुसन्निफ मुनव्वर राना। दूसरे हिस्से के अल्फाज के मायने: होलनाक अलमिया, खौफनाक मंजर, सुहाना खूबसूरत, तबस्सुम मुस्कुराहट, लवाहिकीन रिश्तेदार, दामे दरामे, वक्तन फ़ौक़तन जोगी ऐसे लोग जो दुनिया को तर्क करना यानी छोड़ के फ़कीरी ले ली है, यानी अल्लाह ताला की राह में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। दरीचे खिड़कियाँ। सबक के अहम नुकात: मुसन्निफ शहर के माहौल को होलनाक अलमिया कह रहा है, यानी मुसन्निफ मुनव्वर राना शहर के माहौल को कैसा बोल रहे हैं? बहुत ही खौफनाक मंजर होता है। शहर में लोग एक दूसरे से सलाम के मुंतज़िर रहते हैं, यानी लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन एक दूसरे को सलाम करने से ग्रेस करते हैं। गांव में लोग अपने मेहमानों का इस्तकबाल खुश मिजाजी से करते हैं। मुसन्निफ का कहना है कि जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा होने की वजह से गांव के लोग अक्सर शहर का रुख करते हैं। हम सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, सफ़ा नंबर 17। सबक का दूसरा हिस्सा कैसा होलनाक अलमिया है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए। यहाँ पर मुसन्निफ कहना चाह रहे हैं कि कैसा खौफनाक मंजर होता है जो लोग शहर आकर सब कुछ भूल जाते हैं। बूढ़ी अम्मा रोज़ चौखट पर दिया रोशन करे। गांव में हर बड़ा अपने छोटों का चाचा था, न हिंदू था न मुसलमान। अगर छोटे ने सलाम ना किया तो डांट खाई और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं उसूल की। यहाँ पर मुसन्निफ कह रहे हैं कि गांव में अक्सर लोग एक दूसरे से सुख दुख अपना बांटते हैं, चाहे उनका ताल्लुक कोई भी मज़हब से हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, यानी आर्जी तौर पर रिश्ते कायम करते हैं। शहर में तो लोग सलाम के मुंतज़िर रहते हैं, लोग दूसरे को सलाम करने से गिरीज करते हैं। अमीर आदमी किसी गरीब को सलाम करने से हितक महसूस करता है। यहाँ पर लोग शहर में अक्सर लोग जो सो अपने आप को जो सो बहुत ही काबिल, यानी सिर्फ अपने ही अहमियत जानते हैं, दूसरों को अहमियत को नहीं जानते, इसीलिए सलाम से गिरीज करते हैं। अमीर लोग अक्सर गरीब लोगों को सलाम करने से एतराज़ करते हैं। सलाम करने वाले को सलाम का जवाब नौकर से जवाब की तरह मिलता है। तुमको अकड़ी हुई गर्दन पर नज़र क्या आता है? आरजू हाथ पसारे थी सलामों के तले। यहाँ पर मुसन्निफ क्या कह रहे हैं? मुसन्निफ ऐसे लोगों के जानिब मुखातिब है कि ऐसे लोग जो सिर्फ अपने आप की अहमियत जानते हैं, यानी इतना गुरूर क्या है कि लोग अपने आप को अहमियत देते हैं, दूसरों की अहमियत को नहीं जानते। गांव में किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ ज़रूर पेश किया जाता है, जबकि शहरों में पानी 25 पैसे फी गिलास मिलता है। ये फ़र्क होता है कि कुएं के मीठे पानी और शहर के पाइपों के पानी में। आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता है। हफ्तों चौपाले उदास रहती है, चौपाले चबूतरे, जहाँ पर शाम के औकात में अक्सर लोग बैठकर अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं। तकरीबें मुलतवी हो जाती हैं। मुलतवी होना, आगे बढ़ जाना। तबस्सुम लबों तक पहुँचने का रास्ता भूल जाता है, यानी लोग इतना अफसोस करते हैं कि मुस्कुराना भी नहीं जानते। लेकिन शहर में शरीक गम होना दूर की बात है,
کاندھا بھی اس جنازے کو دیتے ہیں جس کے لواحقین سے دامے درامے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے، لیکن شہر میں لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ کسی کی موت پر جانا اور کسی کے جنازے کو کاندھا دینا بھی اپنی خود غرضی جانتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے جنازے میں جاتے ہیں جن سے جو سو وقتاً فوقتاً ان کے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچے، لواحقین رشتہ دار، دامے درامے وقتاً فوقتاً۔ میں اپنے گاؤں کی جھیل میں چندا ماما کو تیرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا۔ اب پنگھٹ سے آنے والیاں مجھے دیکھ کر گھونگھٹ کھاڑنے لگی تھی۔ گھونگھٹ کھاڑنے سے مراد گھونگھٹ اوڑھ لینا۔ چڑیاں مجھے دیکھ کر اب نغمے نہیں سناتی تھی، نغمے گیت، صرف زیر لب مسکراتی تھی۔ آہستہ سے مسکرانا زیر لب مسکرانا کہلاتا ہے۔ ابو اور امی کے سروں پر کچی برف جمنے لگی تھی۔ ابو اور امی کے سروں پر کچی برف جمنے سے مراد بوڑھے ہو جانا۔ پھر گاؤں کی بنجر زمینوں نے میرا بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیا اور شہر کے کارخانوں کی چمنیوں کے دھوئیں کے ذریعے مجھے پیغام بھجوا کر بلانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے سہانے منظر نے مجھے روکنا چاہا، لیکن بھوک نے غیرت دلائی، یعنی احساس دلایا۔ یعنی مصنف گاؤں میں اپنے کام روزگار سے مجبور تھے، بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا چاہ رہے تھے، یعنی ماں باپ اب بوڑھے ہو چکے تھے، وہ محنت مزدوری کے قابل نہیں تھے، لہٰذا مصنف کو شہر کا رخ کرنا پڑا۔ باپ کے چہرے پر ایک خاموش ضرورت لرزنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک آج تک مجھے لو اور دھوپ سے محفوظ رکھتی اور میرے ساتھ سپر بن کر رہتی۔ سپر سایہ، یعنی ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے تا قیامت تک سپر سایہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ بہنوں نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے خدا حافظ کہا۔ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے مراد آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، اور سر جھکا لیا۔ پھر جیسے ہی میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے مجھے رخصت کیا، فرشتے آگے بڑھے اور میرے شانوں پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیے، اور چندا ماما نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب میں دہلیز سے باہر نکلا، چندا ماما بھی باہر نکل آئے۔ اسٹیشن تک مجھے گاؤں والے ہی نہیں، گاؤں بھی پہنچانے آیا، یعنی گاؤں کے آس پڑوس کے لوگ، رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، تمام لوگ مصنف کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ پٹ گھنٹیوں نے میرے نرم پیروں کی حفاظت کے لیے گھاس بچھا دی، ایسی گھاس جسے شبنم نے رو رو کر نرم کر دیا تھا۔ گندم کی بالیوں نے میری تعظیم میں سر جھکا دیے۔ دھان کے کھیتوں نے ہوا کی سرسراہٹ کے ذریعے مجھے الوداع کہا۔ سرسوں اور ارہر کے کھیتوں نے مجھے اپنا جوگیوں والا پیلا لباس دکھایا۔ جوگی سے مراد ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف کہنا چاہ رہے ہیں گاؤں کے سہانے منظر، کھیت، وہاں کے باغ باغیچے، سب کے سب میری جدائی میں بے حال ہو گئے۔ جھیل کے پانی نے خاموشی سے دکھ کا اظہار کیا۔ چھوٹا سا گاؤں کا ریلوے اسٹیشن، اکا دکا مسافر، چمکتی ہوئی ریل کی پٹریاں، پلیٹ فارم پر روشنی، ایک قدیم لالٹین جو گاؤں کے سب لوگوں کو پہچانتی تھی۔ نہیں، وہ لاغر سا ایک خلی، یعنی بالکل کمزور، ناتواں خلی، سامان اٹھانے والا، جس نے ساری زندگی بوجھ اٹھایا اور اب زندگی کا بوجھ اٹھائے اسٹیشن پر بیٹھا رہتا ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانے سے مراد بوڑھا ہو چکا ہے۔ ملنے اور بچھڑنے کی ہزاروں ورق والی کتاب پڑھنے والا یہ خلی مجھے ان پڑھ نہیں محسوس ہوا۔ یعنی خلی، گاؤں میں اکثر لوگوں کو تعلیم کے ذرائع بھی نہیں میسر ہوتے، تو وہاں پر خلی بالکل ان پڑھ تھا، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ خلی مجھے ان پڑھ نہیں محسوس ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ریلوے اسٹیشن پر ایسے لوگ جو سو ہر روز جو سو کئی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اسے بہت ہی تجربہ ہو چکا تھا۔ بوڑھا اسٹیشن ماسٹر جو میرا کوئی نہیں تھا مگر چاچا تھا، یعنی عارضی رشتہ، وہ ہر برس میرے لیے میلے سے سیٹی خرید کر لاتا، مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا،
जैसे कह रहा हो कि जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए मेले से सीटी खरीद कर लाऊंगा और जब तक तुम नहीं आओगे अपने पास ही रखे रहूंगा। थोड़ी ही देर में आसपास की पटरियों को झुलसाती हुई रेलगाड़ी आ गई जो बार बार सीटी बजा रही थी, जिसे जैसे मेले से किसी ने इसे भी आज ही सीटी खरीद कर दी हो। रेल के एक डब्बे ने मुझे इशारे से मुझे बुलाया और मैं यानी जैसे ही रेल रुकी मैं उसके तरफ चल पड़ा। ना हम सफ़र है ना रास्ता बता रहा है कोई, मैं जा रहा हूँ कहीं और बुला रहा है कोई। मुसन्निफ बोल रहे हैं कि यहाँ पर मेरा हम सफ़र, मेरा साथी कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता नहीं है, सिर्फ मैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर की जानिब राग़िब हो रहा हूँ। तो बच्चों, उम्मीद है आपको सबक का दूसरा हिस्सा का मतलब अच्छी तरह समझ आ चुका है। आप एक बार इसका बागौर मुताला करें, इंशाल्लाह आप पूरी तरह से समझ चुकेंगे। आज के हमारे सवालात 2 सवालात हैं जिसको मैं ज़ुबानी जवाब भी बोलूँगी, आपको खुद अपने किताबों में लिखना है और साथ ही साथ हमने दूसरे हिस्से के जो अल्फाज माने पढ़े हैं उनको भी एक बार लिखना है। सवाल नंबर पहला, आपके घर में किसी मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, किस तरह करते हैं, यानी आपके घर अगर कोई मेहमान आ जाए तो इसका इस्तकबाल किस तरह से करेंगे। तो इसका जवाब आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे घर मेहमान अगर आए तो हम पहले सलाम करते हैं, फिर अदबन उनसे बैठने की गुजारिश करते हैं, फिर इनकी खातिर तवाज़ो करते हैं, इनके खाने पीने का एहतमाम करते हैं। सवाल नंबर दूसरा, शहरों में लोग सलाम के मुंतज़िर रहते हैं, आप इस बात की तायद करते हैं या मुखालिफत, क्यों? यानी यहाँ पर मुसन्निफ कह रहे हैं कि शहरों में लोग सलाम के मुंतज़िर रहते हैं, क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ है? क्या आपको ये बात सही लगती है या गलत? क्यों? इसका जवाब देना है। यानी हाँ, अगर शहर में लोग सलाम के मुंतज़िर रहते हैं तो क्यों रहते हैं? क्योंकि लोग अपने आप को ही अहमियत देते हैं, दूसरों के तय उनकी हमदर्दानी कैफियत नहीं होती है। या आप नहीं में भी जवाब दे सकते हैं, जैसे कि शहरों में लोग सलाम के मुंतज़िर नहीं रहते हैं, लोग एक दूसरे से सलाम करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा भी आप जवाब लिख सकते हैं। लेकिन दोनों के भी जो सो आप वजह भी वहाँ पर लिखना है।